ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का। दिल्ली में चुनाव के बाद अब बारी विधानसभा चुनाव की बिहार में है। अक्टूबर नवंबर वो महीने जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन क्या बिहार के चुनाव से पहले दिल्ली की हार को लेकर इंडिया गठबंधन ने कोई सबक सीखा? क्या बिहार के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को पूरी तरह एकजुट करने की अब कवायद तेज होगी? क्या सहयोगियों के लिए इंडिया गठबंधन के दल अपना दिल बड़ा दिखाएंगे? दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने राजधानी में पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद बिखरते विपक्षी गठबंधन को फिर से मजबूत करना है। लेकिन इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सावधान किया है। आरोप यह लगा दिया कि बीजेपी नीतीश के साथ वो कर सकती है जो उनकी पार्टी के साथ किया। शायद वो नीतीश कुमार को डराकर उन पर डोरे डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के नतीजों का बिहार के चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। लालू के मुताबिक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लालू ने निशाना सिर्फ बीजेपी को बनाया है। नीतीश को लेकर चुप्पी लालू की तरफ से साध ली गई। अब सवाल यह कि जिस गठबंधन की गांठ हर चुनाव के बाद खुलती जा रही है, वो गठबंधन एकजुट कैसे रहेगा? अभी कल ही की तो बात है, आदित्य ठाकरे की पार्टी अपने विरोधी एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने को लेकर शरद पवार पर ही निशाना साध रहे थे। सवाल गठबंधन धर्म का भी। विरोधी भले ही गठबंधन धर्म को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो भी कांग्रेस का हाथ थामेगा उसका तो अंत निश्चित है। आज महादंगल की बहस इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले वार पलटवार देखिए जरा। जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा। उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। सोने के चम्मच से जो राजनीति करते हैं उनको यही सब बात याद आती है। उनको ये याद नहीं आता उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। हमने किसी का साथ कभी नहीं छोड़ा है। आदित्य ठाकरे जी ने जो चिंता व्यक्त की है हकीकत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कीर्त अपने एलायंस पार्टनर के साथ हर उन राज्यों में करती रही है जहां जहां उनके एलायंस पार्टनर थे। सब जो सिल्वर स्पून वाले पॉलिटिशियन होते हैं उनको जब जमीनी हकीकत का पता नहीं है। नया नया पॉलिटिक्स में आया है, तो अपना चिंता करें, हम लोग की पार्टी की चिंता करने की जरूरत है। बीजेपी नाक रगड़ के मर जाएगी, तो नीतीश कुमार जी के कारण बीजेपी आपको दिखता है। इस जन्म में बीजेपी नहीं दिख सकती नीतीश की। बिहार में भी असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गया। उन्हें ईश्वर लंबी आयु दे और वो बार बार एनडीए की सरकार देख सके। लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं देख रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में उनका सुपड़ा साफ हुआ है। अब यहाँ राजद के लिए 2010 से भी बुरे हालात हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता राजीव रंजन जी, आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। आइए शुरुआत आज जरा राजीव जी से करते हैं। राजीव जी, ये खतरे की घंटी जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए ये जो बजाई जा रही है, जेडीयू इसे किस रूप में देख सुन रही है? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी सबसे ज़्यादा मातम पुरसी की ज़रूरत उन्हें इंडिया गठबंधन के दुर्गति के बाद जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पर उन्हें करनी चाहिए। मुझे लगता है आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए। क्या कहना चाह रहे थे सर? नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ और हमारे, देखिए दरअसल महाराष्ट्र की चर्चा उन्होंने नहीं की। महाराष्ट्र में भी बहुत ही बुरा हाल हुआ। नाना पटोले के साथ चरणजीत सिंह सापरा की पार्टी के साथ तो उनके नेता बैठने तक के लिए तैयार नहीं थे। टिकट बंटवारे से लेकर
पूरे चुनाव अभियान में जो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की जो तलखी थी उसका असर जमीनी तौर पर हुआ और ग्रासरूट पर भी कहीं ना कहीं एक जो कार्यकर्ताओं के बीच का जो सामंजस्य है वो वहाँ महायुति के गठबंधन में नहीं देखा जा सका जी। और सब जगह ये चुनाव हार रहे हैं। अब हमारी चिंता कर रहे हैं, ये काम तो हम लोगों के जिम्मे छोड़ दीजिए। हम दो अलग अलग अलायंसेज में हैं और इतनी नैतिकता तो उन्हें होनी चाहिए कि जब खुद की जमीन सरक रही है तो उसकी चिंता करें। हमारी चिंता करने के लिए बिहार की जनता है। मैं चलती हूँ और सर चरण सिंह जनता सापरा जी के का पास। जो आपने जो बराबर बात एक कही है, स्वाभाविक आपने जो आकर्षण- बात कही है सर, सापरा साहब से उसका जवाब लेंगे। सापरा साहब, ये बात तो बड़ी वाजिब है ना जो यहाँ पर राजीव जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब गांठ इंडिया गठबंधन में है और सारी नसीहतें और डर जो हैं ये इंडिया गठबंधन वाले एनडीए के सहयोगियों को दिखा रहे हैं। सर क्यों? नहीं, मुझे लगता है राजीव रंजन जी को अपनी गांठें याद नहीं आ रही हैं। मुझे याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से अश्विनी चौबे और विजय कुमार सिन्हा किस तरह से एकला चलो का तो नारा लगा ही चुके हैं ना। अश्विनी चौबे की यात्रा के दौरान ईश्वर अल्लाह जो उनको पसंद नहीं आया इकट्ठा, उसके ऊपर जेडीयू का क्या कहना है भाई। और फिर नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं और नड्डा और अमित शाह को मिले बिना वापस आ जाते हैं, या फिर एनडीए की मीटिंग बुलाई जाती है 3 दिसंबर को और उसमें नीतीश कुमार जी पहुंचते नहीं हैं, कहते हैं हम बीमार हो गए हैं। तो ये सब क्या चल रहा है, ये क्या गड़बड़ झाला हो रहा है अंदर ही अंदर, ये भी बताइए ना। और जेडीयू के प्रवक्ता, क्या आज बीजेपी के प्रवक्ता को पैनल पर पूछ सकते हैं या बीजेपी को जेडीयू पूछ सकती है कि चुनाव के बाद में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? ये क्या खातरी नरेंद्र मोदी, नड्डा और अमित शाह देना चाहेंगे, या फिर नीतीश कुमार जो हैं वो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बनेंगे बिहार के अंदर? यही होगा ना, यही आदित्य ठाकरे ने कहने का प्रयास किया है मैं आ रही ना। हूं, और जिस तरह से आप बता रहे थे, हाँ। आपने नाना, मैं 1 मिनट पूरा कर लूं, आपने नाना पटोले और हमारे शिवसेना के बीच में जो कुछ आपने बताया कि भाई ठीक नहीं था, मैं आपको आज बता दूं कि एकनाथ शिंदे का क्या हाल हुआ है। एकनाथ शिंदे बार बार जाकर के अपने गांव में बैठ जाते हैं नाराज होके। देवेंद्र फडणवीस ने उनको डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में नहीं रखा। भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं रखा उनको? उनके मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनके द्वारा शुरू की गई जो स्कीम थी, फिर वो चाहे आनंदाची सीधा हो या फिर शिव भोजन योजना, 10 रुपए में गरीब लोगों को खाना दे रहे हैं, उसको बंद करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। इस तरह की स्कीमें जो एकनाथ शिंदे ने चालू की है उसको बंद किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जो टेंडर इशू किए गए वो टेंडरों को कैंसिल कर दिया गया और उन टेंडरों पर इंक्वायरी बिठा दी गई है। 1300 बसें खरीदने का टेंडर, स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने का टेंडर, सुनिए तो और मेडिकल इक्विपमेंट और एम्बुलेंस खरीदने का गुट की टेंडर तरफ से ना राजू वाघमेरे जी भी हमारे साथ मौजूद है। है। मुझे लगता है राजू वाघमेरे जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को और उनसे समझेंगे कि इतनी सारी लिस्ट जो यहाँ पर कांग्रेस लेकर बैठी हुई है, राजू वाघमेरे जी और शिवसेना शिंदे गुट इस बात से वाकिफ है या नहीं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है वो पिछली शिंदे सरकार उसके तमाम फैसलों को पलटने की और वो निरस्त करने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले जो सवाल यहां पर बड़ा चरण सिंह सापरा की तरफ से उठाया गया है, डॉक्टर अजय आलोक, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, चेहरा एकनाथ शिंदे का आगे किया गया लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया गया। हां, महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा लेकिन सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को दे दी गई। तो क्या बिहार में भी यही बीजेपी करने जा रही है? चेहरा नीतीश कुमार का आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा और फिर सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का कोई नेता बैठ जाएगा क्या? की हो रही है और हमारे खिलाफ जो प्लेइंग 11 होगा उससे आप पूछ ही नहीं रही हैं। और नॉन प्लेइंग फील्डर सापड़ा जी हैं, कांग्रेस नॉन प्लेइंग है ना बिहार में, औकात तो कुछ है नहीं, उनसे सवाल जवाब कर रही हैं। अरे बिहार में हमारे खिलाफ प्लेइंग 11 में सिर्फ आरजेडी और कोई नहीं है, तो इतना ही सर लोकतंत्र है सर। ये तो लोकतंत्र में तो सर जो भी सवाल पूछे उसका जवाब दे। कहाँ प्लेइंग और नॉन प्लेइंग के चक्कर में फंस रहे हैं आप? जो सवाल पूछा सर उसका तो जवाब दे दीजिए। एकनाथ शिंदे वाला हाल करने जा रहे हैं क्या नीतीश कुमार का बिहार में? ये सवाल है जिसको लेकर विरोधी घेराबंदी कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए सर, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। हाँ जी भाई, नीतीश कुमार जी कोई हमारे साथ आज से नहीं है। नीतीश कुमार जी और हमारा संबंध अगर आप अब देखिएगा तो लगभग 20 वर्षों का संबंध होने जा रहा है। 20 के 3 वर्षों को हटा दीजिए तो लगातार 23 वर्षों से हमारे साथ ही रहे, तो वो सब इशू हमारे में होता ही नहीं है।
2000 में जब हमारे ज्यादा विधायक थे और नीतीश जी के कम विधायक थे, 14 दिन की सरकार बनी, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। 2005 में तो बाकायदा वाजपेयी जी ने घोषणा कर दिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे, तब से हमेशा मुख्यमंत्री हैं। 2020 में भी हमारे ज्यादा विधायक थे, तब भी नीतीश मुख्यमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कहा था। और इवन गठबंधन टूटने के बाद, गठबंधन अभी जो हुआ है 2022 में, फिर से जब गठबंधन हुआ हमारा 23 में, तो 23 में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीतीश जी आप कमान संभालिए। तो इसलिए हमारे में तो ये इश्यू ही नहीं आएगा, क्योंकि पावर और पूर्व मुख्यमंत्री ये बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। हमारे लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बिहारी हूँ, मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के लिए बिहार का क्या मतलब है। बिहार मतलब एक संस्कृति, बिहार मतलब लोकतंत्र की जननी। ये सब फैक्टर्स को लेके बिहार कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता। ठीक है। और जहां तक रहे ये कांग्रेस और लालू, तो सबसे पहले इन लोगों में बात कर लीजिए कि भाई कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे और कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी। नॉन प्लेइंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनका कोई वजूद, कोई हस्ती इनकी नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैं आरजेडी के पास लेकर चलती हूं दर्शकों को, मैं आरजेडी के पास लेकर चलती हूं सर। प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, अब सवाल फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं ना कि बीजेपी को तो नहीं आने देंगे, तो मतलब फिर बीजेपी और नीतीश, इनमें तो फूट डाल नहीं पा रहा है विपक्ष जी। जो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इनमें फूट डाल दी जाए, नीतीश को सीएम बनाएंगे या नहीं, इस मामले को बढ़ा दिया जाए, इसमें एनडीए को उलझा दिया जाए, तो बीजेपी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि हमारी तरफ से तो नीतीश कुमार ही आगे हैं। ऐसे में नवल किशोर जी, फिर तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता में आएंगे। ठीक है, नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा बिहार को और देश को दिख रहा है कि सीएम कुछ बोलना चाहते हैं और भाजपा के डिप्टी सीएम कहते हैं चलिए चलिए हो गया। ये तो पूरा देश जान रहा है। उनके आसपास में जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो किस तरह से बिहार चला रहे हैं भाजपा के कहने पे, ये तो पूरा बिहार देख रहा है और देश देख रहा है। ये जो लोग बीजेपी माइंडेड एनडीए में, जदयू में हैं, वो लोग किस तरह से अपना छाप उस पर छोड़े हुए सब जानते हैं। जहां तक आरजेडी है, आरजेडी ने तो 2015 में भी हराया था इनको, 2020 में भी मात्र 0.03% से हम लोग पीछे रह गए और वो भी पीछे किया गया। हम पीछे नहीं थे, आप पूरा देश देख लिया कि 2 बजे के बाद उन्होंने किस तरह का काम किया जिसके कारण वो सत्ता में आए। तो हम हरा सकते हैं नहीं, हराए हैं उनको बार बार। और वह क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने कई बार उनको मौका दिया, लेकिन बिहार में लगातार झूठ बोलते रहे हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, वो लगातार झूठ बोलते रहे हैं कि हम बिहार की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में भाजपा नीतीश कुमार के सहारे पूरे बिहार को एकदम बेकार प्रदेश बना दिया है, पलायन प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। मैं तो आज उस बहस पर हुई नहीं सर, मैं आज उस बहस पर हुई नहीं। मैं तो इस बहस पर हूं आज कि जो विपक्ष वो मौके की तलाश में है ना, वो ताक लगाए बैठा है कि किसी तरीके से वो बिहार में सबसे ज्यादा पका हुआ फल, जिसका नाम सियासी गलियारे में विपक्ष की नजर में नीतीश कुमार है, वो किसी तरीके से हमारी झोली में आ जाए। और फिलहाल तस्वीर ये उभर रही है कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलने जा रहे, तो इसलिए अरमानों पर इंडिया गठबंधन के पानी फिर रहा है सर। क्योंकि आप लोगों की तरफ से, खुद लालू प्रसाद यादव की तरफ से कितनी कोशिशें नहीं कर दी गई, कितने बयान नहीं दे दिए गए कि आप लोगों ने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, नीतीश कुमार आ जाएं, पर नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं सर, टस से मस नहीं हो रहे हैं। नहीं, हम तो भाजपा की तरह नहीं है ना, ये बोलते हैं कि पूर्ण रूप से दरवाजा बंद है और कब खुल गया पता ही नहीं चला। अमित शाह का बयान भूल गए क्या आप? कई लोगों का बयान भूल गए जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं है। यही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले थे कि नीतीश कुमार रद्दी माल है, ये तो सार्वजनिक पटल पे है और वो लोग उनके साथ। तो ये तो केवल सत्ता का मोह है जो कि नीतीश कुमार के साथ उन लोगों ने रखा है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी, जो आप कह रहे हैं ना, कोई भी कर्म कुकर्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये तमाम तरह के इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल करती है हराने के लिए। जहां तक आरजेडी है, आरजेडी हमेशा जन सरोकार के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता को हराई है। आप 2015 हो या 20 हो, आप देख लीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पर मुंह की खाई है। 2015 में सर नीतीश कुमार साथ में थे ना, 2015 में नीतीश कुमार साथ में थे और 2020 में ठीक है सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटें आप लोगों ने हासिल की, लेकिन सरकार तो सर एनडीए की बनी ना, तो इसलिए 15 और 20 मुंह की खाने की जब गिरा रहे हैं तो ये फैक्ट भी दर्शकों को पता होना चाहिए। मैं सर, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। नवल साहब, अरे प्रोफेसर किशोर आ रही हूँ ना, आप ही लोग तो हैं चर्चा के लिए। 10 सेकंड, अच्छा लीजिए, 10 सेकंड लीजिए।
गलत बोल के मत जाइए ना। नहीं, हाँ, आपको मौका दे रही हूं, 2020 बोलिए। में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ ही तो थी। बिल्कुल साथ में नीतीश थी। कुमार के साथ ही बिल्कुल साथ में थी सर, और सरकार उन्होंने बनाई। मैं तो वही कह रही हूँ, भूल गए। हाँ, आप सबसे बड़ा दल बने थे, मैं तो मान रही हूँ, मैंने तो यही कहा, लेकिन सरकार तो 2020 में उन्होंने ही बनाई ना सर, और 2015 आपने उसी सांस में गिना दिया। 2015 में तो आप और नीतीश साथ में थे सर, ठीक है ना, इसलिए आप लोग सत्ता में आ गए थे। एक मिनट, अब मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करने दीजिए। मैं जरा सा राजू वाघमेरे का रुख करूंगी, उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूं, बाकी मेहमानों के पास आती हूँ। किशोर सर आपके पास भी आ रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक आइए। नहीं, मैं दर्शकों को बस ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाप बेटा की पार्टी नहीं है कि बेटा ने बोल दिया वो भी फाइनल, बाप ने बोल दिया वो भी फाइनल। भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। कोई भी निर्णय होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि अमित शाह ने कह दिया, क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, विजय सिन्हा ने क्या कह दिया, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन था ये कि हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, कलेक्टिव डिसीजन था। और यहाँ पे तो लालू जी कहते हैं कि नीतीश आ जाएगा, तेजस्वी कहते हैं नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए। तो पहले तय कर लीजिए बाप सही है कि बेटा सही है, सही, उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, राजू वाघमेरे जी के पास चलते हैं। लेकिन राजू वाघमेरे जी, इस तरीके का सपोर्ट जो है वो डिसिप्लिन्ड पार्टी बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को नहीं मिल पाया है। भले ही पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा हो, भले ही वो क्या माझी लाडकी बहन योजना एकनाथ शिंदे वाली वो चुनाव के अंदर गेम चेंजर साबित हुई हो, लेकिन बाद में तो संदेश यही गया, और जो एकनाथ शिंदे के करीबी थे उनको इस बात का मलाल रहा कि शायद बीजेपी ने यूज एंड थ्रो वाला फॉर्मूला एकनाथ शिंदे के लिए अपनाया। राजू वाघमेरे जी, इस बात की तकलीफ टीस है? सबसे पहली बात कि आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे के साथ यूज एंड थ्रो वाला फॉर्मूला बीजेपी क्या कोई भी पार्टी कर नहीं सकती। इतनी ताकत एकनाथ शिंदे साहब की है और इतनी ताकत शिवसेना की है। सीएम की कुर्सी पर तो बिठाया नहीं सर, के विपक्षी दल का सीएम का पद तो दिया नहीं सर। इतनी कोशिशें एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई। बात तो कर जी मैडम जरा मुझे बात तो करने दीजिए, फिर बाद में सवाल पूछिए ना। बस याद दिला रही थी सर, आप ही की बारी है। विपक्षी दल का ये सवाल है जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि विपक्षी दल को ये मालूम हो गया है कि 5 साल तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास ना कुछ ताकत है, खाली बड़बड़ करेंगे और गलत बातें करेंगे, इसके सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। ये जो अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एकनाथ शिंदे साहब नाराज है, अरे कोई इंसान प्रकृति के स्वास्थ्य के कारण, विश्रांति के कारण अपने गांव में चला जाता है तो वो नाराज कैसे है। और मैं ये बात आपके चैनल से पूरे भारतवर्ष को बता दूं कि आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब का जो व्यक्तिमत्व है वो नाराज होके गांव में जाने वाला व्यक्तिमत्व नहीं है। ये अगर नाराज है तो खुल के बोलेंगे कि मैं नाराज हूँ और मुझे ये बात पसंद नहीं आई। जो इंसान शिवसेना जैसे पार्टी में से 50 जन को लेके बाहर निकल के खुद की शिवसेना, वही शिवसेना को अगर स्थापित करता है तो वो इंसान नाराज होके गांव में बैठने वालों में से नहीं है। ये बात सर आपने बहुत जबरदस्त कही है। ये दलील भी आपकी बहुत जबरदस्त है सर। इसी के साथ किशोर तिवारी जी के पास लेकर चलेंगे इस चर्चा को। किशोर जी, सुन लिया ना आपने, मतलब एकनाथ शिंदे और वो शख्सियत ऐसी है कि जो कहता है, जो मन में होता है उसको ताल ठोक के वो कह देता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं और वो एकनाथ शिंदे नाराज हो गए जी, एकनाथ शिंदे ने मुंह फुला लिया जी, एकनाथ शिंदे तो देखो मुंह छुपाकर अपने गांव चले गए जी, ये इस तरीके की तमाम जो दलीलें हैं सर, इससे महायुति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, महाविकास अघाड़ी के लिए ऐसा लगता है जैसे अंगूर खट्टे। इसी वजह से इस तरीके की वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज आप लोग निकाल के लेकर आते रहते हैं सर। और अभी वही कॉन्स्पिरेसी थियरी जो है वो बिहार तक एक्सटेंड कर रहे हैं आपके नेता आदित्य ठाकरे। एक बात मैं बताता हूँ, राजू रंजन जी को आपने यहाँ लाया, वह नीतीश कुमार के बहुत क्लोज है और बहुत अच्छा किया रोमाना जी। मैं अभी बताता हूँ, 2014 के अंदर बीजेपी ने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया कि हम अकेले ही लड़ेंगे, और उद्धव जी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी को दरकिनार किया लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं है, हमें बीजेपी ने प्रताड़ित किया, हमसे विश्वासघात किया और रीजनल पार्टियों को समाप्त करने का उनका एक बड़ा एजेंडा है।
उसके अंदर हमारी पार्टी तोड़ी गई। हमारे कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे को उन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया, इसमें 2.5 साल लगे, उसके बाद उन्होंने उनको तोड़ लिया। तो मैं राजू रंजन जी तुमको बताता हूं, ये हमारे नहीं हुए, ये तुम्हारे नहीं होंगे। अभी की जो बीजेपी है, तुम अटल बिहारी जी या लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। यह जो बीजेपी है, ये बीजेपी रीजनल पार्टियों को समाप्त करके एक छत्र शासन लाना चाहती है। और अब हमारे यहाँ तो हमारी शिवसेना तोड़ दी गई, लेकिन अब उनका टारगेट जेडीयू है। लेकिन मैं एक बताता हूँ रोमाना जी, बहुत बड़ी बात है कि 2% के डिफरेंस से दिल्ली की सत्ता हमारी चले गई। ठीक है, 43.5 और 45 लेकिन कांग्रेस अगर जो 6.23 पे थी, अगर वो साथ में रहती तो 1 और 1 11 होती। तो अगर कांग्रेस अपने गलत बोल रहे हैं अजी मैं आप सुधार देना आप राजू जी, आप नहीं थे जब मैं एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना में गया था। ये एकनाथ शिंदे तो हमारे साथ थे, 14 में अकेले लड़े, बाद में 19 में हमें कहा कि इनके साथ नहीं रहना है, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने राजीनामा दिया था। ये तो हालात ईडी सीबीआई ने मजबूर कर दिया। 5,000 करोड़ जो खर्चा किए गए उन्होंने मजबूर कर दिया। ये अभी कोई सुन नहीं रहा है। एक सेकंड राजू जी प्लीज बीच में मत टोकिए सर, बारी बारी से सब अपनी बात रखेंगे ना तो फिर सबको बोलने का मौका मिलेगा और दर्शक भी समझ पाएगा। उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए सर, आती हूं ना दोबारा आपके पास। बाकी लोग मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जल्दी से किशोर सर, जल्दी से। हाँ, जल्दी से ही बोल रहा था तो ये बीच बीच में बोलने लगे। एकनाथ शिंदे को मैंने कितना अच्छा बोला। क्या हमारा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता था, उसे नीति भ्रष्ट और भ्रष्ट कर दिया। उसे मजबूर कर दिया। उनके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, वो गांव में जाके रोते हैं। मेरे जो करीबी उनके साथ रहते हैं वो कहते हैं कि अब हम फंस गए। ये बीजेपी ने हमारा खिलौना बना के रखा है, हमें क्या करूं, ऐसा बोलते। फाइलों का गट्ठा सर ऐसे थोड़ी है सर कि आप कह रहे हो कि वो गांव में जाकर रोते हैं, उनके करीबी आपको बता रहे हैं। राजू वाघमारे जी उनकी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं साहब वो बीमार होते हैं, अपने गांव चले जाते हैं वो स्वास्थ्य लाभ के लिए। अरे वो कहाँ बीमार थे, दूसरे दिन वो फिट हो जाते हैं। एक दिन बीमार रहते, दूसरे दिन फिट रहते। चरण सिंह थापरा ने बताया अब करीबन 1 लाख करोड़ के फाइलों की इंक्वायरी चालू कर दी। जाएगा तो जाएगा काय को। और उनमें मैं अभी बता रहा हूँ राजू रंजन जी सुनो, 31 विधायक एकनाथ शिंदे के इन्होंने तोड़ लिए। यानी ये क्या कर रहे हैं देखो, जमीन पर। और सांसद भी तोड़ के रखे हैं, हमारे सांसदों भी डोरे डाल रहे हैं। क्या करे ये ईडी सीबीआई और अडानी, ये भारत का लोकतंत्र खत्म कर देगा। मैं राजू रंजन जी बोल रहा हूँ, आप नीतीश कुमार को बताओ इन लोगों के साथ ना रहे, संघर्ष करेंगे हम। ठीक है, एक सेकंड सर, राजीव जी के पास जाने तो दीजिए ना मुझे। मतलब राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जितना सावधान जेडीयू, ये मैसेज जो है वो एबीपी न्यूज पर बैठकर ही किशोर तिवारी जी आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। और इस तरीके की जो उन्होंने तस्वीर पेश की है ना, इतनी डरावनी तस्वीर सर, मतलब जेडीयू बिल्कुल उसको क्या खा जाने के लिए बीजेपी बैठी हुई है। अरे अजय आलोक भाई साहब, आप ही के पास आऊंगी, खाने के लिए तो आप ही बैठे हुए हैं, जेडीयू को आप पर ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन पहले जरा सा राजीव जी से तो जवाब ले लेते हैं। मुस्कुरा रहे हैं राजीव जी, आपकी पार्टी पर इतना बड़ा खतरा है, क्षेत्रीय दलों को खाने के लिए बीजेपी बैठी हुई है और आप हैं कि समझ ही नहीं रहे हैं। आइए देखिए, सबसे दिलचस्प है किशोर तिवारी जी ने बहस की दिशा को बदलने की कोशिश की। आज तो जो कोहराम है इंडिया गठबंधन के अंदर, अभी तो इन्हें चिंता करनी चाहिए कि आपस के कलह में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये 3 जो प्रदेश हैं, यहाँ करारी शिकस्त इनके आपस के टकराव से हुई। ये अलग बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, तो जीतने का जो हमारा लक्ष्य था उसको इन्होंने आसान बनाया। अभी जो स्थितियां, आदित्य ठाकरे जी आज दिल्ली पहुंचे, नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, आपकी बहस उस पर केंद्रित है।
मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा किशोर तिवारी जी, आपका साथ जितने दिनों का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उससे उसके आसपास ही ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड भी बनी। और पिछले 2 अनुभवों को लेकर के नीतीश कुमार जी के जो तल्ख बयान है, बार बार जो उनकी टिप्पणियां हैं, जिसमें उन्होंने कहा, गलती शब्द उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, निसंदेह हम कभी भी एनडीए से बाहर नहीं जाने जा रहे हैं। और ये बिहार की एक जमीनी सच्चाई है। एनडीए की अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो इस जीत की 500% गारंटी है। ठीक है। इस गारंटी को बदलने की हैसियत लालू जी और तेजस्वी यादव के अंदर नहीं है, इसलिए कि जनता का आशीर्वाद बिहार के 20 वर्षों के कायाकल्प की वजह से बराबर नीतीश कुमार जी के साथ है। और ये बार बार हर चुनाव में साबित हुआ है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यकीन करती है जनता, और उनके हर फैसले के साथ हर मुश्किल वक्त में वो खड़ी होती है। और बीजेपी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि नीतीश का चेहरा ही होगा, नीतीश ही मुख्यमंत्री। ये डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से भी साफ किया जा रहा था। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक? उसके बाद आ रही हूं मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, आप इतने दिन से एंकरिंग कर रही हैं, पत्रकारिता करते हुए इतना लंबा अनुभव हो गया। ये सिचुएशन राजनीति में, आप भारतीय राजनीति में आपने बहुत दिन के बाद देखी होगी। चुनाव हारने के बाद लोग उदास रहते हैं कुछ दिन के लिए, फिर लग जाते हैं भाई दुकान चलानी है, दुकान तो खोल के रखनी है। लेकिन इस बार की हार ऐसी हो रही है 24 के बाद से, लोगों पे मानसिक विक्षिप्तता हावी होती जा रही है। लग रहा है कि दुकान बंद हो जाएगी। किशोर तिवारी क्या बोले जा रहे हैं? एक तरफ कदावर नेता बोल रहे हैं किशोर तिवारी उनको, एकनाथ शिंदे जी को। संजय रावत कल कह रहे थे कि गद्दार है, शरद पवार से सम्मानित क्यों, शरद पवार को सम्मानित नहीं करना चाहिए था। दूसरा, जो छोटे पेंगुइन जो आज दिल्ली में आए सबसे मिल रहे थे, इन्होंने खुल के बोला था, तो गलत भाषा का याद दिला रहा, उद्धव ठाकरे ने खुल के बोला था कि हम अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के प्रचार में, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने उद्धव ठाकरे जी का कह रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार में आएंगे दिल्ली में। एक बार भी बुलाया नहीं प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने। अब फिर मुंह उठा के काहे के लिए मिलने चले आए? कौन पूछ रहा है भाई? महाराष्ट्र संभालिए। वो जब से रवाला साहब गए ना, मुंडा बिगड़ गया। वो कहावत था ना, गाना सुना था ना, मुंडा बिगड़ा जाए, तो मुंडा बिगड़ गया बाला साहब जाने के बाद। विचारधारा छोड़ दी, अपनी आइडियोलॉजी त्याग दी, सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पीठ में खंजर आपने घोपा, और इसीलिए आज ये हाल है कि कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। कांग्रेस भी कहती है कि शिवसेना के कारण हमारा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ शिवसेना का, और शिवसेना को हमारा वोट मिल गया। खुलेआम कांग्रेस ही कह रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? गाली सुन के भी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं आप लोग। अब कौन लेगा आपको? राजनीति के सबसे बड़े अनटचेबल हो गए राजनीति के। शिवसेना, एक बार बताए तो उद्धव ठाकरे राजनीति के सबसे बड़े अनटचेबल जीव हो चुके हैं, क्योंकि आपकी कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं रही। हमें गद्दार कह रहे हैं, सबसे बड़े गद्दार आप हैं। ठीक है, 30 सेकंड में किशोर जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद सापरा साहब आपके पास आ रही हूं, फिर अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। देखो, आदित्य ठाकरे की टिप्पणी को अभद्र तरीके से उन पे बोलना ये उचित नहीं है। अजय, लोग सत्ता आती रहती जाती रहती, और तुम भी इधर उधर कहाँ नाम लिया मैंने? किशोर जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चलिए ठीक है सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इस बात को आगे बढ़ाइए सर, इस बात पर मत टिकिए, आप इस बात को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी किशोर तिवारी जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति के अंदर अछूत बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई आप लोगों के साथ खड़ा होना नहीं चाहते, और आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए सर। ये तो सही बात है ना सर? तब तक संजय राउत जो है आप ही की पार्टी के सांसद हैं, वो एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा गद्दार, क्यों शरद पवार ने उनको सम्मानित कर दिया, शरद पवार हिट विकेट हो जाएंगे, वो इस तरीके की बातें कर रहे थे सर। आज आप यहाँ पर आकर बता रहे हैं कितनी आपको तकलीफ हो रही है एकनाथ शिंदे के आंसू देखकर। आज आप एकनाथ शिंदे के लिए इतना दर्द लेकर आ गए सर यहाँ पर टीवी पर। देखो रोमाना, गद्दारी तो गद्दारी होती है, और कितना झूठ बोले शरद पवार। एक इन्होंने राजनीति की नई दिशा दी। भ्रष्ट लोग, बिके हुए विधायकों की गैंग और चोरों का बाजार और भ्रष्टाचार लगा के बैठे हैं। एकनाथ शिंदे बड़े ईडी सीबीआई के इंक्वायरी से विवश हो गए हैं, और जेल जाने के भय से वो कितने गुलाम हो चुके हैं, महाराष्ट्र बेचने निकले हैं। तो ये बड़ा ही विवाद का विषय है। लेकिन राजीव रंजन जी, आपके हमारे संबंध और नीतीश कुमार के, बाला साहब ठाकरे के परिवार के संबंध देखकर सच्चाई हमने आपको बताई है। भैया अलर्ट हो जाओ,
अलर्ट हो जाओ, ये बहुत अपमानित कर हकालते हैं। हाँ, इनके साथ मत रहो। सर सच्चाई तो यहाँ सब बता रहे हैं ना एक दूसरे की। एक सच्चाई वो है जिसको आप सच मानकर आप बताने का दावा कर रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ से भी सर बहुत सारे सच हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। सापरा साहब के पास मैं लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। सापरा साहब, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अगर कोई क्षेत्रीय दलों को खाने का काम करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। जिसने हाथ का दामन थामा उसी का सत्यानाश, उसी की सियासी जो कहानी है उस पर फुल स्टॉप लग जाती है। सापरा साहब, किशोर तिवारी जी भी हंस रहे हैं, मनी मन शायद समझ रहे हैं कि देखिए इस तरह का वक्त इस तरह का वक्तव्य नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो एनडीए के साथ में रहा है उसको भी तो एनडीए ने खाया है। अकाली दल को क्या नहीं खाया था? क्या इन्होंने वो पीडीपी को नहीं खाने का प्रयास किया था? क्या इन्होंने टीडीपी को नहीं खाने का प्रयास किया था? टीडीपी छोड़ के गई थी ना, फिर टीडीपी आ गई है। तो इस तरह का वक्तव्य होते रहते हैं। हैरत की बात यह है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने किस तरह से इनको, नीतीश कुमार को कॉशन किया कि भाई आप ध्यान रखिए। वो क्यों किया है? इनके शिवसेना के प्रवक्ता यहां पर बैठे मेरे छोटे भाई राजू वाघमारे मान नहीं रहे, लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूं कि एकनाथ शिंदे कई सारी कैबिनेट की मीटिंग पर नहीं पहुंचते हैं। एकनाथ शिंदे डीपीडीसी की मीटिंग में 2-2, 2.5 घंटे लेट पहुंचे हैं। प्रताप सरनाइक इन्हीं का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। प्रताप सरनाइक की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तहत इंक्वायरी लगा दी गई है। प्रताप सरनाइक की मिनिस्ट्री के तहत जो सुनिए तो आप अपनी वजह बता रहे हैं कि क्यों आदित्य ठाकरे जो है वो अलर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जेडीयू को। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, लेकिन पलट कर तो सर आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि ये इंडिया गठबंधन जो है उसको जेडीयू की याद इसलिए आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली हरियाणा तक जिस तरीके की हार मिली है, तो अब सामने बिहार है सर, और बिहार को साधने के लिए नीतीश जरूरी इंडिया गठबंधन के लिए, और इसीलिए उन पर डोरे डालने का काम डर दिखाकर ये किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये सवाल है सर। नहीं, ये डोरे डालने का काम बिल्कुल नहीं हो रहा। हम तो सच्चाई बता रहे हैं। अरे भाई, ये तो देखिए कि बाद में हो क्या रहा है। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को चेक रखने के लिए, उसे तनाव में रखने के लिए क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी से भी मीटिंगें कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी से भी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे तमाम सारे लोगों से मीटिंग कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे को नहीं चाहते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस वहां पर उनको चेकमेट दे रहे हैं, यहां पर एनसीपी की अजीत पवार को चेकमेट दे रहे हैं। सुरेश धस जो उनका एमएलए है उसको धनंजय मुंडे के खिलाफ लगा दिया है। धनंजय मुंडे का राजीनामा मांग रहे हैं, वो जो बीड़ के अंदर सरपंच का मर्डर हुआ है उसके केस के अंदर। यानी बीजेपी अजीत पवार के नेता का, मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। यहां पर मंत्रियों पे चेकमेट लगाया हुआ है, मंत्रियों के ऊपर इंक्वायरी लगाई है। एकनाथ शिंदे जी की जो स्कीम है, सीनियर सिटीजन की स्कीम, सीनियर सिटीजन की जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है, उसको बंद कर दिया गया है। शिव भोजन योजना को बंद करने जा रहे हैं। जवाब देते हैं ना राजीव वाघमारे जी, ऐसा हो रहा है क्या? राजीव वाघमारे जी जवाब दीजिए मुझे। एकनाथ शिंदे की जितनी योजनाएं थी जिनको यहाँ पर गिना रहे हैं सापरा साहब, बंद कर दिया है क्या? सर बताओ मुझे, सीनियर सिटीजन वाली स्कीम को लेकर जो ये कह रहे हैं उसकी सच्चाई बताइए। बंद किया या नहीं? हाँ या ना? देखिए, नहीं, किसी को बंद नहीं किया है। शिव भोजन जो था वो उद्धव ठाकरे ने निकाला था, महाविकास आघाड़ी ने, वो बंद किया है। हमारी कोई भी स्कीम बंद नहीं की गई है, ना हमारी स्कीम के ऊपर ताले लगा दिए गए। सपरा साहब जो बोल रहे हैं ये सपने देख के बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बात को आप समझ लीजिए, अभी इनको क्या हो रहा है विपक्षी दल को कि भाई किसी भी हालत में बीजेपी से हम लोग अलग हो जाए, बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब के बीच में दरार पड़ जाए। ये सपने देख रहे हैं, ये शेख चिल्ली की बातें हैं। ये कुछ नहीं हो रहा है। हम मजबूत है, हमारी पार्टी और हमारा नेता इतना मजबूत है कि वो नाराज बिराज में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, वो बाला साहब जी के, आनंद जी के तो विपक्ष और शिवाजी महाराज के जनता का दिल जीत नहीं पा रहा, और इसी वजह से जो एनडीए में बीजेपी के साथी हैं उनको किसी तरीके से तोड़कर उन पर डोरे डालकर यहां पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश हो रही है क्या? जल्दी से एक बार प्रोफेसर नवल किशोर का हम रुख करेंगे। ये महाराष्ट्र और दिल्ली में हार के बाद अब किसी तरीके से बिहार से इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार लग जाए, और ऐसे में जीत के लिए नीतीश जरूरी, इसीलिए ये सारे बयान। प्रोफेसर नवल किशोर,
देखिए, बिहार में तो बिहार की जनता पूरी तरह से परेशान है, और जो सरकार में अभी है, जिनके कंधे पे भाजपा चल रही है, उनसे बार बार माफी मांग रही थे। राजीव रंजन जी को या जदयू को शर्म भी नहीं आता है कि उनके शीर्ष नेता को बार बार माफी मंगवाया जाता है स्टेज से। कभी पैर पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं। ये तो शर्म की बात है ना। बिहार के मुखिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या यही उनके साथ में रहने का है? आप कहते हैं तोड़ने का बात, लोजपा को 2 भाग में नहीं तोड़ा गया क्या बिहार में रहते हुए? कौन सा ऐसा दल है जो उनके साथ रहा और समाप्ति की ओर नहीं गया? ये बात सही है, इसलिए कहा जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम आज भी बोल रहे हैं कि जनता के मुद्दों पे हमने काम किया है। 17 महीने का काम आज भी बिहार के हर जनता के मुंह पे है। 17 महीने में जो नौकरी दी गई, 17 महीने में जो काम किया गया, वो शिक्षा में हो, मेडिकल में हो, खेल में हो, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है, वो चाहे वो कर्मचारियों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का बात हो, 3.5 लाख लोग और नौकरी देने का बात हो, ये लोगों को पता चल गया है कि लेकिन बात यहाँ पर काम की हो नहीं रही है ना। बात तो किसी तरीके से पाला बदल ले नेता, इस पर पूरा का पूरा नेताओं का फोकस है। इस वजह से ये चर्चा हम लेकर आए ना सर, वरना काम की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। मैं राजीव जी का रुख करती हूँ, लेकिन राजीव जी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर बहुत से सवाल हैं सर। और जो पिछली बार प्रोफेसर नवल किशोर की तरफ से कहा गया था कि साहब जेडीयू में उन्होंने तो बीजेपी माइंडेड लोगों की बात की थी सर, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो ये कहता है कि जेडीयू 2 फाड़ हो सकती है, क्योंकि जेडीयू में कुछ लोग जो बीजेपी माइंडेड, जेडीयू के कुछ लोग जो आरजेडी के साथ ज्यादा खुद को सहज पाते हैं, आरजेडी माइंडेड उनको कह लीजिए। तो सर आने वाले समय में जेडीयू का भविष्य क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह क्या जेडीयू 2 फाड़ होने वाली है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति पर यहां फुल स्टॉप लगने जा रहा है? देखिए, ये किस तरह की रिपोर्ट है मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये बहुत ही बकवास किस्म की रिपोर्ट है जिसमें पार्टी के संभावित विभाजन की चर्चा है। ठीक है, देखिए, ये पार्टी बिहार में 2010 की सबसे बड़ी पार्टी है। 2015 में भी हम सत्ता में आए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 20 में भी हम सत्ता में आए, और 25 में 2010 से ज्यादा बड़ी संख्या में हम सत्ता में आए। सेहत को लेकर भी सवाल है ना। नीतीश कुमार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा होता है, वहां पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं सर। इस तरीके के नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत से सवाल। अच्छा, नहीं, मेरा जवाब पहले ले लीजिए। ये नवल किशोर जी के सुर में सुर मिलाना किसी के लिए बहुत आवश्यक नहीं है, और मैं समझता हूं बिहार की जनता से जितना नीतीश कुमार जी मिलते हैं शायद बिहार के किसी भी दूसरे दल के राजनेता को, ये उनकी न हिम्मत है न वो अरे पहले आप बहस तमीज से बात कीजिए। अगर आप पैनल में हमसे बात करना है तो तमीज में रहिए। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी, मेरी बात सुन ली। संयम से अपनी बात रखा और करें। लालू इस तरीके से आप लोग बीच में बोलते हैं तो बहस जो है वो डीरेल हो जाती है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सबका आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अभी तक तो यही संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके की हार की टीस महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, अब इसी वजह से विपक्ष को बिहार याद आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।